बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया है और इसमें से आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमने पहले से पढ़ा हुआ है, आज उसकी रेगुलेशन पढ़ेंगे। अब पहले पहले हमारे पास रेगुलेशन है क्या। जब भी हमारे पास एक प्रोसेस अपने सेट पॉइंट से एबो चला जाता है या बिलो चला जाता है, तो उसको जब हम कंट्रोल करते हैं उस प्रोसेस को, तो उसको हम कहते हैं रेगुलेशन। फर्ज करें हमारे पास एक एक हमारे पास फर्ज करें एक डब्बा है। अब हमने इसकी जो हमारे पास हमने इसका टेम्परेचर जो है वो 24 सेंटीग्रेड रखना है, फर्ज करते हैं। अब जब ये एक सेट पॉइंट है 24 सेंटीग्रेड, एक हमारे पास क्या है सेट पॉइंट है, ठीक है। अब जब किसी वजह से ये टेम्परेचर या तो 30 तक चला जाए, 30 या फिर 18 तक आ जाए, मींस सेट पॉइंट से या नीचे आ जाए या ऊपर चला जाए, तो फिर इसको कंट्रोल करना कि ये वापस 24 सेंटीग्रेड पे आए, तो इस प्रोसेस को हम रेगुलेशन कहते हैं। तो हमारे पास कैसे होगा, कंट्रोलिंग ऑफ एन एक्टिविटी दैट गोस अबव और बिलो द सेट पॉइंट, so this is called regulation. Controlling of an activity that goes above or below set point. ये सेट पॉइंट है, ये बिलो है, ये हमारे पास क्या है एबो है। इसको कंट्रोल करना, इसको हम रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कैसी होगी, मींस जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस अपने सेट पॉइंट से एबो होगा या बिलो होगा, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में कुल हमारे पास 10 स्टेप थे, 10 स्टेप थे। इसमें कुछ स्टेप्स हमारे पास क्या है रिवर्सिबल है, कुछ हमारे पास इरिवर्सिबल है। मींस 7 स्टेप हमारे पास क्या थे रिवर्सिबल थे, रिवर्सिबल। और हमारे पास जो 3 स्टेप्स थे वो हमारे पास क्या थे इरिवर्सिबल थे, ठीक है। अब ये वाले जो 3 स्टेप, पहला स्टेप हमारे पास इरिवर्सिबल था, दूसरा स्टेप इरिवर्सिबल था, सॉरी तीसरा स्टेप इरिवर्सिबल था, और आखिरी 10 स्टेप ये इरिवर्सिबल थे। पहला स्टेप इरिवर्सिबल, तीसरा स्टेप इरिवर्सिबल और चौथा स्टेप भी इरिवर्सिबल। अब इसमें कौन से 10 स्टेप में हमारे पास पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज हो रहा था, पायरुवेट काइनेज। थर्ड स्टेप में फास्फो फ्रक्टो काइनेज ये यूज हो रहा था ग्लाइकोलाइसिस में, और पहले स्टेप में हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज हो रहा था, ठीक है। तो ये तीन जो हमारे पास स्टेप है, पहला, तीसरा और 10 स्टेप, ये ही हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करते हैं। इनमें जो एंजाइम्स होते हैं उनकी ये रेगुलेशन जो है वो एक हमारे पास ये 3 स्टेप्स जो है जिसमें ये एंजाइम इस्तेमाल हुए हैं, ये 3 स्टेजेस या 3 स्टेप्स ये रेगुलेशन करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के। बाकी इन 7 स्टेप के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब कैसे रेगुलेट करते हैं ये 3 स्टेप्स, किस चीज को, ग्लाइकोलाइसिस को। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, उसके एंजाइम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम तीसरा स्टेप उठाते हैं, ठीक है। पहले हम तीसरा स्टेप उठाते हैं कि कैसे तीसरे स्टेप में जो एंजाइम यूज हो रहा है, तीसरे स्टेप मींस इन तीनों स्टेप के रेगुलेशन, ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेशन करने का मतलब ये कि इसमें जो एंजाइम यूज होते हैं वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। पहले हम उठाते हैं किस चीज को, थर्ड स्टेप में जो एंजाइम यूज हुआ है फास्फो फ्रक्टो काइनेज, ठीक है। अब देखो हमारे पास एटीपी, इसका मतलब ये होगा कि ये हाई। हमारे पास जब आपके सेल में
एटीपी की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, एटीपी की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो ये क्या कर देता है, इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। क्या करता है, इनहिबिट करता है। मींस ये क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है, इसको इनहिबिट कर लेता है। क्यों, इसलिए कि हम ये इसलिए इसको इनहिबिट करता है कि पहले ही से सेल में एटीपी ज्यादा है, तो इसको इनहिबिट किया जाए ताकि हमारे पास अननेसेसरी एटीपी की प्रोडक्शन ना हो, और फिर इस वजह से हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस भी रेगुलेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है एटीपी की हाई लेवल की वजह से। जब ये इनहिबिट हो जाता है तो हमारे पास और एटीपी यूज नहीं होगी। ठीक है, सॉरी, वो और एटीपी जो है हमारे पास वो प्रोड्यूस नहीं होगी और ये वाली एटीपी इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो ये हाई लेवल ऑफ एटीपी इसको इनहिबिट करता है। दूसरा हमारे पास लो पीएच। अब लो पीएच का मतलब होता है एसिडिक कंडीशन। कंडीशन क्या होता है, एसिडिक होता है। अब जब पीएच हमारे पास क्या होता है, फर्ज करें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज्यादा हुआ है, फर्ज करते हैं, मींस एटीपी बहुत ज्यादा है, वो तो हमने पढ़ ली। अब जब हमारे पास पीएच लो होता है तो इसका मतलब होता है कि कंडीशन एसिडिक है। तो एसिडिक कंडीशन क्या करता है, इस एंजाइम की स्ट्रक्चर को क्या करता है, अल्टर करता है, चेंज करता है। जब इस एंजाइम की स्ट्रक्चर को वो अल्टर कर देता है तो इसकी स्ट्रक्चर की अल्टरिंग की वजह से इसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। इसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी भी हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। जब ये हमारे पास रिड्यूस हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। तो हमारे पास लो पीएच भी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक, हमारे पास और भी है, वो है हमारे पास सिट्रेट। क्या हमारे पास, सिट्रेट। अब सिट्रेट आप लोगों को पता है, क्रेब्स साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिट्रेट जो है हमारे पास कहां पर बनता है, क्रेब्स साइकिल में बनता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल या टीसीएस साइकिल, उसको टीसीएस इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे, टीसीएस साइकिल। ठीक है, अब सिट्रेट जो है हमारे पास, जब इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो ये इसको क्या कर देता है, इसको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। कौन एक प्रोसेस के थ्रू इसको इनहिबिट करता है, उस प्रोसेस का नाम है फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, जब एक सेल है हमारे पास, ये एक सेल है, उसकी जब सेलुलर एनर्जी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, मीन सेलुलर जब हमारे पास क्या हो जाती है, सफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, इसकी एकमुलेशन हो जाती है, ये हाई हो जाता है। जब ये हमारे पास हाई हो जाता है तो ये सिट्रेट जो है, ये वाला, ये क्या हो जाता है, ये आ जाता है इसके साथ, किसके साथ, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के साथ क्या हो जाता है, बिल्ड हो जाता है। जब ये बिल्ड हो जाता है तो ये इसकी स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, स्ट्रक्चर में चेंजेस ला देता है। जब इसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाती है तो इसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी पर भी असर पड़ जाता है। कैटालाइटिक एक्टिविटी जो है इसकी, इस पर भी असर पड़ जाता है और हमारे पास फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम इस तरह से क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। तो ये तीन ऐसे प्रोसेस थे, तीन ऐसे कंपाउंड से मॉलिक्यूल्स, तीन ऐसे प्रोसेस थे जिसकी वजह से फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम क्या हुआ, इनहिबिट हुआ, और इस वजह से हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस भी रेगुलेट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास, ये तो मैंने उसकी बात की जब सेट पॉइंट से एबो हो, क्या, क्योंकि ये सारे सेट पॉइंट से एबो थे। ठीक है, अब आते हैं कि जब ग्लाइकोलाइसिस सेट पॉइंट से बिलो होता है, मींस फर्ज करते हैं कि हमें 10 एटीपी की जरूरत है और हमारे पास मौजूद है 5 एटीपी, तब क्या होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर मैं लिख देता हूं एडीपी प्लस एएमपी, ये दोनों चीजें जो है ये एक्टिवेटर है, मींस इसको एक्टिवेट कैसे एक्टिवेट करते हैं। अब आपके बॉडी में जब एटीपी ज्यादा से ज्यादा यूज हो जाता है, यूज हो जाता है, ठीक है, तो क्या बन जाते हैं, एडीपी और एएमपी बन जाता है। मींस एडीपी और एएमपी की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, हाई हो जाती है,
और हमारे पास एटीपी की कंसंट्रेशन लो हो जाती है। क्या हो जाती है हमारे पास, इसकी कंसंट्रेशन लो हो जाती है। जब इसकी कंसंट्रेशन लो हो जाती है, इसकी इंक्रीज हो जाती है, तो ये इसको एक्टिवेट कर देता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, अपना प्रोसेस, अपना फंक्शन सर अंजाम दे दो। क्योंकि इसका फंक्शन ये फास्ट फ्रक्टोकाइनेज का, ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। इसका फंक्शन यही है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, एटीपी की कंसेंट लो हो गई, इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो ये इसको एक्टिवेट कर देता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या करो, ये वाला प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पैदा हो जाए, एटीपी पैदा हो जाए, और जो हमारे पास जो एटीपी कम हुई है वो फिर अपने सेट पॉइंट तक आ जाए, ठीक है। तो ये था फास्ट फ्रक्टोकाइनेज। इसकी ये थी। अब आते हैं हमारे पास, ये जो तीसरे स्टेप की हमने कर ली, अब आते हैं हमारे पास पहले स्टेप की। पहले स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ये तो तीसरा स्टेप हो गया कि तीसरे स्टेप ने कैसे ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट किया, कैसे लो पॉइंट से सेट पॉइंट तक ले गया, कैसे हाई पॉइंट से या हाई लेवल से सेट पॉइंट तक ले आया, ये तीसरा स्टेप था। अब आते हैं स्टेप नंबर 1 में जो एंजाइम यूज हुआ है वह हमारे पास हेक्सोकाइनेज। अब हेक्सोकाइनेज जो है हमारे पास, इसका फंक्शन यही है कि क्या कर देता है, फास्फोराइलेशन करता है। हमने पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस में, क्या ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसका फंक्शन यही है। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है उस इन ही ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, वो है हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये जो है, इसकी कंसंट्रेशन जब हाई हो जाती है तो ये क्या, इसको इनहिबिट कर देता है, इसको इनहिबिट कर देता है। क्यों, इसलिए क्योंकि पहले ही से हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मौजूद है, बहुत ज्यादा, बहुत मिकदार में मौजूद है। तो इसको इनहिबिट कर देता है कि आप अपने फास्फोराइलेशन वाला प्रोसेस को थोड़ा सा मींस कम कर दे, रिड्यूस कर दे, इनहिबिट करता है। क्योंकि जब वो फास्फोराइलेशन करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट होगा, ये हमने पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस में। तो ये क्या, इसको इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिशन कैसे करता है, ये इसके साथ बाइंड हो जाता है, बाइंड हो जाता है, इसको इनहिबिट कर देता है कि आप ये वाला प्रोसेस ये क्या करो, रिड्यूस करो, कम करो, क्योंकि पहले से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मौजूद है हाई मिकदार में, ठीक है। कुछ ऐसे टिश्यूज भी है हमारे पास जिसमें, जैसे कि कुछ ऐसे टिश्यूज भी है जिसमें एटीपी का एक अहम रोल होता है इसको इनहिबिट करने का, ठीक है। जब एटीपी की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो इसको इनहिबिट कर देता है। क्यों इनहिबिट कर देता है, क्योंकि सेल में पहले ही से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एटीपी मौजूद है, टिश्यू में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास मौजूद है, तो ये इसको क्या इनहिबिट कर देता है ताकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस क्या हो, मींस ज्यादा एनर्जी और पैदा ना हो, ठीक है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब हमारे पास हेक्सोकाइनेज भी हो गया। अब आते हैं हमारे पास जो लास्ट स्टेप में एंजाइम यूज होता है, वो है हमारे पास पायरुवेट काइनेज। वो है हमारे पास क्या, पायरुवेट काइनेज। अब पायरुवेट काइनेज की अगर हम बात करें, पायरुवेट काइनेज का फंक्शन पहले हम लिखते हैं। पायरुवेट काइनेज का फंक्शन यही है कि क्या कर देता है, फास्फोइनोल पायरुवेट इसको कन्वर्ट कर देता है पायरुवेट में। इसका फंक्शन यही है। अब ये वाला स्टेप भी रेगुलेशन का काम करता है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक। कैसे, हमारे पास एक बात तो ये है कि जब एटीपी का लेवल हाई होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि सेल में पहले ही से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद है, तो ये क्या कर देता है, इसको इनहिबिट कर देता है कि ये वाला प्रोसेस कम कर दो, मींस रिड्यूस, क्योंकि पहले ही से सेल में बहुत ज्यादा क्या मौजूद है, एटीपी मौजूद है। दूसरे हमारे पास अमाइनो एसिड, उसमें हम लेते हैं, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एलानिन। एलानिन हमारे पास एक अमाइनो एसिड है। एलानिन, इसकी कंसंट्रेशन जब हाई हो जाती है, इसकी कंसंट्रेशन एलानिन की मींस अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो ये इनहिबिट कर देता है किस चीज को, पायरुवेट काइनेज को। एलानिन हमारे पास इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे, हमारे पास है ग्लूकोज एलानिन साइकिल, उसमें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कैसे एलानिन प्रोड्यूस होता है, उसका एक मैकेनिज्म है। तो एलानिन वहाँ पर हमारे पास ट्रांस अमाइनेशन और डी अमाइनेशन के जो प्रोसेस होते हैं, मींस ट्रांस अमाइनेशन में एलानिन पैदा होता है, ठीक है।
उधर नहीं जाते, ठीक है, इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब एलेनिन जो है हमारे पास, ये क्या कर देता है, इसको इनहिबिट कर देता है कि हमारे पास पायरुवेट कैन उसको इनहिबिट कर देता है कि हमारे पास ये वाला जो प्रोसेस है फॉस्फेनोल पायरुवेट वो पायरुवेट में कन्वर्ट ना हो, और हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस हो क्या हो, रेगुलेट हो, अपने सेट पॉइंट पर रहे। क्योंकि हमारे पास बजाय इसके ये क्या करते हैं लेनी कि इसको लैक्टेट में कन्वर्ट करने से भी बचाता है, और इसको क्या करता है, या ग्लूकोन्यूजेनेसिस पाते में इसको क्या कर देता है, रीफर कर देते हैं, प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। उम्मीद है इंशाल्लाह सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।